हाँ भाई सुनो, आज का टॉपिक है क्लोज। इसको क्या बोला जाता है? कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। अब सुनो इसकी डेफिनेशन सुनो। क्लोज क्या होता है? कोई भी क्लोज कभी भी किसी सेंटेंस को क्या नहीं कर सकता, कंप्लीट अर्थ नहीं दिला सकता। एक देखो क्लोज किससे बनता है मैं बता दूं आपको। एक तो चाहिए उसमें सब्जेक्ट और एक चाहिए मेन वर्ब, तब जाके क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। सेंटेंस तभी तो बनता है ना। और क्लोज तो उसमें क्या रोल होता है कि एक क्लोज अकेला कभी पूरे सेंटेंस को क्या नहीं कर सकता है, कंप्लीट नहीं कर सकता है। अब इनका रोल क्या होता है? जैसे आप बोलते हो कई बार कि हम नाचते हैं, तो आप बोलते हो वी डांस, ठीक है। फिर आप बोलते हो हम भैया की शादी के लिए नाचते हैं, वी डांस फॉर ब्रदर मैरिज। तो एक वर्ड यूज किया आपने, क्या और यूज किया ना, तो वो क्या हो गया तुम्हारा? क्लोज हो गया, ठीक है। ऐसी ये डेफिनेशन होती है इसकी। अब देखो थोड़ा ध्यान से सुनना। क्लोज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है क्या सिंपल क्लोज, एक होता है कंपाउंड क्लोज। सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में क्या होता है? एक तो एंड, बट, बिकॉज, एज, टू, सो दैट, एज सून एज लॉन्ग एज वेल एज फार एज। ये क्या करते हैं कि सेंटेंस में एक ही बार यूज होते हैं। मतलब एक ही बार का मतलब होता है जैसे एंड से तो उसका अलग मीनिंग होता है, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं ना वो दो सेंटेंस को ऐड करते हैं और एक सेंटेंस में एक आता है और एक सेंटेंस में एक आता है। ये पूरे डबल सेंटेंस में एक ही बार यूज होंगे, सिंपल जो भी है। और ये पूरे सेंटेंस में एक सेंटेंस में एक और एक सेंटेंस में एक। समझ गए ना? दोनों सेंटेंस में मतलब दोनों यूज होंगे। ऐसे नहीं कि पहले वाले सेंटेंस में दोनों यूज कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको लिख लिया था ना। अब देखो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करना है? सबसे पहले किसको पढ़ना है? एंड को। पढ़ा होगा पहले भी कभी, थोड़ा बहुत पढ़ा है ना। अब एंड में देखो, इसमें मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, तो पढ़ा फिर पहले एंड में बीच में पढ़ते ना। अपने आप को क्या महसूस करते हैं? अब कौन सा पढ़ेंगे? एंड। अब देखो एंड का यूज। एंड का मतलब क्या होता है? और। क्या होता है? और। एंड का यूज आपको करना है जब भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए उसमें एंड का यूज करना है। या फिर कोई ओ भाई लाइव गाली भी आ सकती है मुझसे, तो मैं इसमें जाती रही चीज बीच में मत बोले यार, नहीं पढ़ना है बात। समझ रहे हो? एंड का मतलब और होता है। और एंड क्या करते हो? कभी कभी क्या करते हैं कि दो सब्जेक्ट देता है, दो डिफरेंट सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। उन दो डिफरेंट सब्जेक्ट को एक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एंड का। मतलब सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे और वर्ब क्या होगा? एक ही होगा। कैसे होगा? जैसे देखो, जैसे रवि ईट्स फूड, राम ईट्स फूड। समझ गए? मतलब दोनों का काम एक है लेकिन सब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। तो जब भी काम एक होगा और सब्जेक्ट अलग होगा तो दोनों सब्जेक्ट को किससे जोड़ देंगे? एंड से। तो क्या हो जाएगा? रवि एंड राम। अब इट में से क्या हट जाएगा? ऐसे हट जाएगा क्योंकि प्लूरल हो गया ना। प्लूरल ऐसे इसका रोल खत्म। इट फूड। आया समझ में? एंड वाला आया क्या? अब देखो इसमें देखो रवि और राम दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है ना। लेकिन जब भी दो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे और काम दोनों का एक होगा तो दोनों सब्जेक्ट के बीच में किसको जोड़ देंगे? एंड को। और उसके बाद में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आई है तो उसको प्लूरल कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है तो मेन वर्ब में जो रूल्स है उसको लगा देंगे। अब क्या होता है कि देखो प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, क्या होता है? सिंगुलर, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दिया जाता है? एस या ईएस। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या जोड़ते हैं? एस या ईएस। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। तो उसमें से क्या हटा देते हैं? एस या ईएस को हटा देते हैं। अब यहाँ पे तो क्या था? रवि सिंगुलर था तो इट्स हो गया, यहाँ पे राम सिंगुलर था तो इट्स हो गया। लेकिन अभी दोनों मिलके क्या बन गए? प्लूरल बन गए ना। दोनों मिलके क्या हो गए? प्लूरल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ऐसे ही सट जाओ, राम ईट फूड। ऐसे यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, राम इज ईटिंग फूड, श्याम इज ईटिंग फूड। अब यहाँ पे आप लोग रवि
एंड राम, जो भी नाम है ना, रवि एंड राम, तो इनकी जगह क्या हो जाएगा आर, क्योंकि अब कौन सी फॉर्म आएगी, प्लूरल फॉर्म आएगी। जिस टेंस में होगी उसकी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, प्लूरल फॉर्म। ये समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? आगे एंड का समझ में। अब देखो ये तो हो गई बात जब क्या हो, सेंटेंस एक हो सब्जेक्ट अलग हो, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आपकी मतलब सेंटेंस तो सब्जेक्ट तो एक होता है और काम अलग-अलग होते हैं, ठीक है? जैसे एक चीज देखो, जैसे आपने बोला राहुल इज वॉचिंग टीवी, ठीक है? ही इज eating मैंगो। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट तो एक ही है, राहुल इज वॉचिंग टीवी, राहुल टीवी देख रहा है, ही इज ईटिंग मैंगो, तो क्या खा रहा है वो, आम खा रहा है ना, ये कर रहा है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट तो एक ही है, राहुल के लिए तो ही आया ना, इसके लिए आया, सब्जेक्ट एक है लेकिन काम क्या है, अलग अलग है, काम क्या है, अलग अलग। तो ऐसी कंडीशन जब सब्जेक्ट एक और काम अलग हो, क्या हो, सब्जेक्ट एक हो और काम अलग हो, तो ऐसी कंडीशन में दोनों काम के बीच में क्या जोड़ देते हैं, एंड। जब सब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो दोनों सब्जेक्ट के बीच में, और काम डिफरेंट होगा दोनों काम के बीच में। इतना याद रखना। तो इसका कैसे बनेगा, राहुल इज वॉचिंग टीवी एंड राहुल इज वॉचिंग टीवी एंड ईटिंग मैंगो। समझ गए ना कैसे हुआ? भाई सब्जेक्ट अगर समान है तो सब्जेक्ट काम के बीच में जोड़ देंगे, और सब्जेक्ट अलग अलग है तो दोनों सब्जेक्ट के बीच में एंड को जोड़ देंगे। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? आया कुछ समझ में? अब देखो इसका ही देखो, एक और होता है एंड का, ऐसे भी होता है, देखो ही वर्क हार्ड, ऐसे दे देगा ही गॉट पास, ठीक है? ऐसे देगा, इसमें बोलेगा एंड का यूज करो, ठीक है? अब जब भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकले, कैसा रिजल्ट निकले, पॉजिटिव रिजल्ट निकले, तो उसमें फुल स्टॉप और आगे वाले सब्जेक्ट को हटा के क्या जोड़ देते हैं, एंड। क्या जोड़ देते हैं, समझ रहे हो ना? अब पॉजिटिव भाई उसने अच्छी मेहनत की, कठिन मेहनत की, और क्या हो गया, पास हो गया, समझ रहे हो? इस तरह से ऐसे नहीं कि काम अलग है, दो सब्जेक्ट है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब कोई रिजल्ट पॉजिटिव आए कि ही रन फास्ट ही विन द प्राइज, ही वॉन प्राइज, भाई उसने तेज दौड़ा तो क्या जीत गया, प्राइज जीत गया, पॉजिटिव रिजल्ट है ना। तो जब भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए तो क्या जाएगा, एंड। समझ गए? अब देखो इसमें बट का इतना सा है बस, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव रिजल्ट आए, जैसे आपने बोला ही वर्कड हार्ड ही गॉट है, अब वो आपने बोला ही रन फास्ट ही लूज द रेस, या मतलब हार गया वो, रेस मतलब हार गया वो, तो मतलब हार गया क्या हो गया, नेगेटिव पॉइंट हो गया ना। तो जब भी मान लो कि पॉजिटिव रिजल्ट ना आके कौन सा रिजल्ट आए, नेगेटिव, तो इस एंड की जगह क्या आ जाएगा, बट। क्या आ जाएगा, बट। अब ही वर्कड हार्ड बट गॉट फैट, तो रिजल्ट कैसा निकला, नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए तो किसका यूज करोगे, एंड का, और नेगेटिव रिजल्ट आए तो किसका यूज करोगे, बट का। आगे छोटा सा डिफरेंस है, कोई और महाभारत नहीं है, सिवाय पॉजिटिव रिजल्ट आए तो एंड, नहीं तो बट। अब देखो बिकॉज, इनकी मैं पहले बोलूं कि कोई ऐसी कोई इनकी कोई रूल्स नहीं है, कोई जैसे आप रट्टा मार दोगे, इनको बस माइंड में रखना पड़ेगा। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ये तो होता है। अब बिकॉज का यूज ऐसी कंडीशन में किया जाता है कि जब आपके पास एक कोई काम नहीं करने का बहुत बड़ा रीजन हो, ठीक है? जैसे आप शादी में जा रहे हो, आप शादी में जाने वाले हो, आप शादी में नहीं पहुंचे, तो आपके दोस्त ने आपसे बोला कि भाई शादी में क्यों नहीं आया, तो आप उसको अगर बताओ कि यार मन नहीं था, तो ये तो कोई रीजन नहीं है। लेकिन आप बोलो कि हम शादी में आ रहे थे लेकिन रास्ते में गाड़ी का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खराब हो गई, है ना, तेज बारिश आ गई, समझ रहे हो ना, क्या आ गई, तेज बारिश आ गई, या फिर बस नहीं मिली। इसका मतलब ये था कि आप तो वो काम करना चाहते थे लेकिन वो काम किसी कारणवश नहीं हो पाया, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है? तो जब कोई आपके पास कोई बड़ा रीजन आए, क्या है, बड़ा रीजन आए, तो उसको क्या यूज करना है, बिकॉज यूज करना है, ठीक है? तो जब कोई बड़ा रीजन आए तो क्या यूज करना है, बिकॉज को यूज करना है, लाइक दैट।
अब देखो सेंटेंस ऐसे आ जाए, श्याम डिड नॉट कम स्कूल दैट, ठीक है, ही वाज इल, ठीक है, ही वाज इल, कि राम स्कूल नहीं आ पाया क्योंकि वो क्या था, बीमार था। अब उसमें राम के हाथ में तो नहीं है ना कि वो बीमार नहीं हो, तो ये क्या एक बड़ा रीजन है, इसकी वजह से क्या नहीं आ पाया, स्कूल में नहीं आ पाया। तो यहाँ पे आपको फुल स्टॉप के लिए क्या करना है, बिकॉज ही वाज इल, बिकॉज ही वाज इल, समझ गए। बिकॉज का यूज कब करना है, जब बहुत ज्यादा क्या हो, बड़ा रीजन आपको देना पड़े। जब बड़ा रीजन दोगे तो किसका यूज करोगे, बिकॉज का। आप बोलो कि वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसके साथ ऐसी घटना घट गई, अपन बोलते हैं ना बेचारे के साथ एक अनहैपनिंग सी घटना हो गई। कई बार आप बोलते हो ना कि आप सुबह सुबह स्कूल से बड़ी चाव में बर्थडे वाले दिन ड्रेस पहन के निकलते हो, उनको गाड़ी वाला उसको गंदी कर जाता है, तो फिर आपको स्कूल का करना पड़ता है, मिस करना पड़ता है। अब आपके जाने की क्या थी, बहुत ज्यादा इच्छा थी, लेकिन बर्थडे भी था, जाना भी था, लेकिन नहीं जा पाए, तो इसमें तुम्हारी गलती है नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे कोई काम आप करना चाहते हो बट कोई बड़े रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से आप उसको नहीं करना चाहते थे, लेकिन ऐसा एक उसका उल्टा होता है कि आप, ये तो होगा कोई बड़ा रीजन, तो इस एज का मतलब होता है कोई ऐसा रीजन जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, वो छोटा सा रीजन। जैसे आप बोलो कि मैं स्कूल नहीं पाया क्योंकि मैं लेट उठा था, अब लेट उठे थे तो कोई रीजन नहीं है, ये कोई बीमार थोड़ी हो तुम। आप बोलोगे यार मैं शादी में नहीं आ पाया क्योंकि मेरे कपड़े धुले हुए नहीं थे, मेरे पास नई ड्रेस नहीं थी, है ना, मैं यार ऑफिस में नहीं जा पाया क्योंकि है ना मेरी बस छूट गई थी, तो बस छूट गई तो दूसरी आ रही होगी ना बस, कोई दिक्कत थोड़ी है, पहले थोड़े जल्दी निकलते हैं। जो चीज आप पे डिपेंड करती है कि आप काम करते हैं उसका कोई रीजन नहीं होता है, वो आपका फॉल्ट होता है। तो जहाँ पे कोई छोटा रीजन आए, जहाँ पे आपकी गलती हो, वहाँ पे क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे, एज। समझ में आ गया। अब देखो टू का यूज होता है पहलेस के लिए, किसके लिए यूज होता है, पहलेस के लिए। जैसे आप किसी भी पहलेस से पहले क्या लगाते हो, टू, कभी जाने आने से पहले टू ही तो लगाते हो ना, तो किसी पहले से पहले किसका यूज करोगे, टू का। अब टू में क्या क्या होता है देखो, जैसे आप ये बात बोलते हो ही वेंट टू जयपुर, है ना, ठीक है, ही वी गो टू महाराणा प्रताप किला, जो भी है ना, जयगढ़, लाल किला, रेड फोर्ट, जो भी आप बोलते हो, तो वहां पे जाते हो तो किसका यूज करते हो, टू का यूज करते हो ना। ये तो हो गई टू का एक सिंपल सी डेफिनेशन की किसी पहले से पहले किसका यूज करना है, टू का। लेकिन एक कंडीशन और होती है, कई बार जगह का नाम ना दे के आपको उस डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या कर दे, ब्रैकेट छोड़ दे, तो किसका यूज करना है, टू का। और इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर वो आईएनजी जोड़ दे और फिर ब्रैकेट कर दे तो आपको यूज करना है फोर का। किसका यूज करना है, बस इतना डिफरेंट है टू और फोर में, समझ रहे हो। अगर कोई जगह का नाम देगा तो अपने को टू लगाना ही लगाना है, उसमें तो कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन मान लो किसी सेंटेंस में जगह का नाम नहीं दे और बोल दे टू और फोर में से एक को इसमें फिल करना है, टू और फोर में से एक को फिल करना है, तो ऐसी कंडीशन में अपन को क्या करना है, देखना है कि उस मेन वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म है या फिर उसमें क्या जुड़ा हुआ है, आईएनजी। अगर वो मेन वर्ब की अकेली फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगा दोगे, टू, और अगर उसमें क्या जोड़ रखा है, आईएनजी, तो क्या लगा दोगे, फोर। समझ गए। जैसे माय फादर कमिंग फ्रॉम जयपुर, हो गया, इसमें नहीं आया, कोई एडजेक्टिव नहीं आएगा। लेकिन माय फादर गोइंग फॉर जयपुर, माय फादर गोइंग फॉर जयपुर फॉर माय सिस्टर, या मेरी सिस्टर के लिए मेरे पापा कहाँ जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं। आईएनजी जोड़ा तो किसका यूज किया आपने, फॉर का। समझ रहे हो ना, किसका यूज किया, फॉर का। तो जब भी आईएनजी जुड़े तो फोर यूज करना है, जब भी मैनो की फर्स्ट फॉर्म हो तो टू करना है। कब, जब कोई जगह का नाम नहीं दिया गया हो, तुम्हें टू और फोर करना हो। लेकिन अगर जगह का नाम दिया गया है तो आपको डायरेक्टली क्या बनना है, टू। आ गया समझ में इतना, कोई प्रॉब्लम है इसमें, कर सकते हो आराम से। फिर देखो सो दैट को एक लंबा चलने वाला टॉपिक है, इसको बाद में लेना। एज सुन एज का मतलब होता है जितना, मतलब जैसे ही, जितना जल्दी, मतलब जैसे ही ऐसा हुआ। जैसे आप कई बार बोलते हो कि मैं तो साइकिल बाहर निकालने लगा, जैसे ही मैंने साइकिल बाहर निकाली मम्मी आ गई, मतलब अब साइकिल कहाँ पे खड़ी करनी पड़ेगी, अंदर खड़ी करनी पड़ेगी ना वापस, है ना। समझ रहे हो कि मतलब कोई काम आप करने वाले थे वैसे आपके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। तो जैसे ही, अब तो ऐसे सेंटेंस में आप समझ जाओगे कि मतलब जैसे आप बोलते हो as soon as I am sleeping, या जैसे बोलो as soon as my father come when I was sleeping, कि मैं जैसे ही सोने जा रहा था वैसे ही कौन आ गए, मेरे पापा आ गए। तो इसको तो आपको वैसे ही करना है, इनको तो समझ आओगे सेंटेंस पढ़ के। ऐसे होगा as long as
जितना लंबा हो सके, है ना, जब तक हो सके, ठीक है। एज वेल एज, जैसे ठीक ठाक हो सके। एज फार एज, जितना दूर, बोलते हो ना। तो ये सेंटेंस जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें एज की बात कर रहा है, किसी मान लो डिस्टेंस देगा तो लॉन्ग की बात कर रहा है, जिसकी बात कर रहा है मतलब जितनी हो सके उतनी बात कर रहा है। या फिर आप किसी चीज को बताओगे कि यहाँ से वहां तक हमारा है, एज फार एज, जितना तुम देख सकते हो, जितनी दूर हो सके, ठीक है, वो हमारा है। ऐसे ही आपको एज सुन एज का करना है, और सो दैट का एक थोड़ा सा लंबा चलता है, इसको बाद में देख लेंगे। अब देखो नाइदर नोर, या आगे कंपाउंड, कौन से आगे, अपन इसको एक बार इंट्रो कर रहे हैं सारों को, ठीक है। मैं पहले तुम्हें समझा रहा हूँ कि इनकी कोई वो डेफिनेशन नहीं होती है एक तरह से, कि मतलब आप सोचो कि इनके सब कुछ वर्ड्स होते होंगे कि हम पहचान जाए यहाँ पे करना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सेंटेंस पढ़ के पहचानना पड़ेगा। जिसका देखो नाइदर नोर का मतलब होता है ना तो ये और ना वो, ठीक है, ना तो ये ना वो। देखो जैसे एक सेंटेंस देखो, एग्जांपल, देखो, he is not sense, he is not intelligent, ठीक है। ऐसे सेंटेंस देखो, बोलेगा नाइदर नोर का यूज करो। अब एक बात का ध्यान रखना, नाइदर नोर का जब भी आपको यूज करना है तो नाइदर नोर और नॉट ओनली बट आल्सो, इन दो का अगर आपको यूज करना है तो उस सेंटेंस में से जितने भी नोट आए उन सबको क्या कर देना है, हटा देना है, क्योंकि ये खुद ही क्या दे रहे हैं, ना का आंसर दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना किसी चीज को, कि नाइदर नोर और नॉट ओनली बट आल्सो का जब भी आप यूज करो तो आपको क्या हटा देना है, नोट को हटा देना। उसे कैसे, अब आपको इसको बनाओगे तो लिखोगे, पहले लिखोगे नाइदर ही सेंस, और यहां से हटा दो ही को, इसको, और नोर क्या बच गया, इंटेलिजेंट। नहीं समझ में आया, सुनो, इसने बोला वह ना तो सेंस है, मतलब ना तो मतलब उसमें सेंस है किसी चीज के, मतलब किसी चीज को जाने, और इज नॉट इंटेलिजेंट, और ना ही वो क्या है, इंटेलिजेंट है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ना तो उसमें सेंस है और ना वो इंटेलिजेंट है, ना तो सेंस है और ना ही इंटेलिजेंट है। समझ गए, नाइदर ही सेंस और नॉट इंटेलिजेंट। मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी सेंटेंस को नाइदर नॉर से जोड़ोगे, दोबारा सुनो, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब पे चलना है, फिर नोट को हटा देना है, हेल्पिंग वर्ब उतार देनी है, वो मेन वर्ब उतार देनी है, और आगे वाले में जो मेन वर्ब बची है उसको नोट से बाद में उतार देनी है, बीच में नोट लेना है फिर उतार देना है। कैसे, यहाँ पे आपने लिखा आइदर ही इज सेंस, ठीक है, नोर इंटेलिजेंट, मतलब आइदर्स के बाद में सब्जेक्ट और मेन वर्ब, फिर नोर के बाद में मेन वर्ब। समझ गए, समझ आया ना कुछ, मतलब पूरा सेंटेंस देखो। आप दोबारा देखो इस चीज को, नाइदर नोर का मतलब क्या होता है, ना तो ये और ना वो, कि ना तो वो सेंस है और ना ही होशियार है, ऐसे बनाना था इसको। तो इसमें क्या करना है आपको, सब्जेक्ट से पहले, सिंपल सा रूल सुनो, सब्जेक्ट से पहले क्या लिखोगे, नाइदर लिखोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर मेन वर्ब, फिर नोर प्लस मेन वर्ब। समझ गए, तो नाइदर सब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख दो, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, और फिर नोर, फिर मेन वर्ब। समझ गए, मतलब इतना ध्यान रखो, लिखो कि पेस्ट वाले सेंटेंस से नोट हटा देते हैं, पूरा लिख देते हैं। सिंपल सा रूल सुनो, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, ही इज नॉट आ गया ना, इसमें अपन भूल गए थे लिख दिया ना। हाँ देखो, एक सिंपल सा रूल सुनो, छोड़ो सारे झंझट को, कि है ना, कि पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले नाइदर जोड़ते हैं और नोट को हटा देते हैं, हो गया पूरा। ऐसा कैसे लिखेंगे, सेकंड वाले सेंटेंस में फुल स्टॉप को हटा देते हैं और नोट के बाद में डायरेक्ट मेन वर्ब लिख देते हैं। समझ गए, कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में नोट को हटा देते हैं और शुरू में नाइदर जोड़ देते हैं, सेकंड वाले सेंटेंस में फुल स्टॉप को हटा देते हैं और नोट से जोड़ के सिर्फ उसके बाद में जो मेन वर्ब है उसको लिख देते हैं, मतलब ये अपने आप ही कट गया सारा का सारा। अब समझ गए, आगे। अब देखो आइदर हो, या तो ये या तो वो, इसका भी ऐसे यूज होगा, या तो वो होशियार है या वो कमजोर है। समझ गए ना, इसमें तो नाइदर नोर नेगेटिव था, उसमें क्या आ जाएगा पॉजिटिव, कि आइदर ही इज इंटेलिजेंट और नॉट, या तो होशियार है या तो नहीं है, इतने काम होता है इसमें। समझ गए ना, फिर आता है आपका नॉट ओनली बट आल्सो, केवल यही नहीं वो भी, कि नॉट ओनली यू बट योर फादर आल्सो कम,
समझ रहे हो? नॉट ओनली यू बट आल्सो योर फादर कम, तुम ही नहीं, केवल तुम ही नहीं, तुम्हारे पापा भी आ रहे हैं। समझ गए? सेंटेंस पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि नॉट ओनली बट आल्सो क्या मतलब होता है, ना केवल यही नहीं वो भी, कि मतलब नॉट ओनली यू बट आल्सो योर फादर कम, योर फादर कम, केवल तुम ही नहीं, तुम्हारे पापा भी आ रहे हैं। केवल ऐसा ही नहीं, केवल वैसा भी होगा, केवल ऐसा नहीं ये भी होगा, अपन बोलते हैं ना, ठीक है। फिर आता है बोथ एंड, बोथ एंड का so that ये लंबा चलेगा, बता देना अभी। सो दैट थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन बहुत थोड़ी सी रूल्स आते हैं इसमें, क्योंकि इसमें कभी-कभी लगता है कि एच भी यूज हो जाएगा, इफ भी यूज हो जाएगा, इसकी अलग कंडीशन है। अब बोथ एंड का मतलब क्या होता है, क्या होता है देखो, राम एंड श्याम बोथ आर फ्लैट, समझ गए? राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम, ठीक है, बोथ राम एंड श्याम प्लेड क्रिकेट एंड फुटबॉल, दोनों के दोनों फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही खेल लेते हैं, ठीक है ना? समझ गए कि दो चीजों को एक साथ जोड़ने के लिए किसका यूज करोगे, बोथ एंड है। तो दिखते ही सेंटेंस में समझ जाओगे तुम इसमें क्या कर रहे हो, कि वो दो सब्जेक्ट देगा और दोनों की दो चीजों में रुचि दिखाएगा, तो दोनों को एक साथ करना है। फिर है नो सोनर जैसे ही तब, इसको आप छोड़ दो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ऑल्दो येट, इसका मतलब ये होता है कि हालांकि, जैसे आप बोलते हो कि यार वो आदमी गरीब तो है लेकिन फिर भी क्या देता है, दान करता है, समझ रहे हो ना, कि यार वो पढ़ाई में कमजोर है लेकिन फिर भी लड़का सही है, बोलते हो ना। तो आल्दो ही इज डल इन स्टडी येट ही इज वेरी सिंपल मैन, कि मतलब वो हालांकि वो पढ़ाई में कमजोर है लेकिन फिर भी क्या है, वो सही लड़का है। तो आल्दो रिएक्ट का यूज कब करोगे, जब आप किसी को क्या बता रहे हो कि वो उसकी मतलब क्वालिटी के साथ साथ, उसकी मतलब डिसक्वालिटी के साथ साथ उसकी कोई क्वालिटी भी जोड़ रहे हो। क्या आप बोल सकते हो कि यार हालांकि वो लंगड़ा है लेकिन चल सकता है सही से, एक तरफ तो आप उसकी क्या कर रहे हो, डिसक्वालिटी बता रहे हो, और एक तरफ क्या बता रहे हो, क्वालिटी बता रहे हो। तो जब आप किसी पर्सन की डिसक्वालिटी के साथ साथ उसकी कोई क्वालिटी बताते हो तो आपको किसका यूज करना होता है, ऑल्दो येट का यूज करता है, ठीक है। इसको ये लेट्स शुड कहीं ऐसा ना हो, ये तुम्हारे सिलेबस में आ रहा है, ये 11th 12th में है, तो तुम्हारे को काम का नहीं, तो माथा पचाई करने को जरूरत नहीं है ना, ठीक है। अब ये तो है तुम्हारे क्लोज, तो 3 नंबर के आएंगे, और इन्हीं के साथ आते हैं व्हाट व्हेन दैट, होते हैं कंजंक्शंस, जो इसी का रूप होता है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अब मुझे ये बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है, एक छूट गया अपना, एक होता है अपने इफ और एक होता है एज इफ, ये फॉर्म इसमें आते हैं, सिंपल में आते हैं इफ और एज इफ। इफ का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई कल्पना करने लग जाते हो, क्या करने लग जाते हो, कल्पना करने लग जाते हो कि इफ आई वांट a bird I fly in the sky, अगर अब इस तरह एक सिंपल सा रूल बता दूंगा इफ का, अगर ब्रैकेट से बाद में वर दे रखा है, ब्रैकेट के बाद में क्या दे रखा है, वर, और आपको बोलता है कि इसमें एज इफ या इफ या टू का यूज करो, कुछ भी दे देगा ना, तीन देगा वो, तो आप अपना आंख बंद करके किसका यूज कर देना, इफ का, किसका यूज कर दोगे, इफ का। कैसे कि अगर कोई ब्रैकेट के बाद में आपको क्या दे रखा है, वर, और बोलता है इसमें क्या यूज करो, इफ एज इफ टू एनी, इनमें से कोई एक यूज करो, तो आप आंख बंद करके किसका यूज करोगे, सिर्फ इफ का, क्योंकि इफ के बाद में हमेशा क्या आता है, वर। आप कुछ भी जोड़ लो कि मैं एक पायलट होता है, पायलट आई वुड फ्लाई इन एरोप्लेन, है ना, कि मैं एरोप्लेन में आता है, ऐसा होता है, तुम हो नहीं, कल्पना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो। तो आपके वुड और वर, कौन सा, वुड और वर, ये दो वर्ड आ जाए और उसके पहले ब्रैकेट दे रखा, और एज इफ और टू एनी, इनमें से कोई यूज कराया तो क्या यूज करना है आपको, इफ यूज करना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? एक ऐसे ही है एज इफ, एज इफ का यूज क्या होता है, जब आप बोलते हो कि यार ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कलेक्टर हो, है ना, ही इज टॉकिंग लाइक दैट एज इफ ए कलेक्टर, समझ रहे हो ना, कि वो ऐसे बात कर रहा है कि ये तो कोई अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहा है, बोलते हो ना यार तू तो मेरे से ऐसे बात कर रहा है कि जैसे तू ही सब कुछ भगवान हो, समझ रहे हो ना। तो जब आप किसी को कंपैरिजन करते हो, क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, यू आर टॉकिंग विद मी लाइक दैट यू आर द एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम कोई हो प्राइम मिनिस्टर हो। यहाँ पे एज इफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि, समझ रहे हो, कि यू आर टॉकिंग विद मी लाइक दैट यू आर अ टीचर ऑफ मी, कि तुम मेरे क्या हो, टीचर हो, कि एज इफ तुम मेरे क्या हो, टीचर हो, तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम मेरे क्या हो, टीचर हो। तो जहाँ पे आप किसी का कंपैरिजन अपने उससे कर रहे हो जो आपसे बात कर रहा है, स्पीकर एंड लिसनर, तो उसमें क्या यूज होता है, एज इफ, क्या यूज होता है, एज और इफ। अब इफ और एज इफ का समझ में आ गया, समझ में, इफ का मतलब अकेले, इफ का मतलब जो आप क्या कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो
कि मैं ऐसे होता वैसे होता वो होता, और एज इफ का मतलब आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हो, किसी का करते हो ना, जो आप बोलते हो ना कई बार तू मेरे से ऐसे बात मत कर जैसे पापा बात करते हैं, आराम से बात कर ले, है ना। तो मतलब जहाँ पे आप कंपैरिजन किसी का ले रहे हो एज इफ करना है, और आप जब कंपैरिजन ना लेके आप सिर्फ किसी से कल्पना कर रहे हो तो किसका यूज करना है, इफ का यूज करना है। समझ में आ गया क्लोज, ये समझ में आ गया ना। तो प्रॉब्लम